स्वागत है ब्रेक के बाद आपकी बात में। और आज मेरे साथ मौजूद हैं पर्यटन मंत्री दिनेश धने जी। धने जी, एक सवाल दूसरा ये भी आता है कि जब हम देखते हैं आपको शामिल किया गया कैबिनेट के अंदर, लेकिन कुछ कांग्रेस के मंत्रियों के द्वारा मंत्री नेताजी जी को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है। कई सारे बयान आपने भी सुने होंगे पिछले। नहीं, देखिए, अब एक तरफ टारगेट नहीं होते हैं, कुछ गलतियां दोनों तरफ से होती है। और अगर उस टारगेट किया, लेकिन टारगेट करने से कुछ नहीं होता है। एक किसी को सज़ा देने से पहले उसके अपराध बताए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर भी ऐसी कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है कि इस तरह कोई टारगेट करे। तो पीछे वो सतपाल महाराज जी तो नहीं है? नहीं, सतपाल महाराज जी का अपना एक दृष्टिकोण है, उनकी अपनी एक सोच है, उनका अपना एक डिसीजन है। उससे पीडीएफ का कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और सतपाल महाराज जब कांग्रेस में थे तो पीडीएफ का उसी तरह उनके साथ एक संबंध थे, एक जो गठबंधन धर्म के नाते हमको निभाने चाहिए थे, उसी तरह उससे आगे इसका कोई मतलब मैं नहीं निकला। नहीं, बार बार मंत्री प्रसाद नेताजी जी कहते थे मेरे धर्म गुरु हैं सतपाल महाराज जी, अभी तक कहते हैं। और हरक सिंह रावत जी ने कहा कि कैबिनेट की बातें लीक हो जाएंगी, यहाँ तक बातें निकली। नहीं, देखिए, कैबिनेट जिस दिन ये सिद्ध हो जाएगा, मैंने कहा कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता किसी को उससे पहले कोई सजा नहीं मिलती है। हालांकि कल एक बयान, अभी 1-2 दिन पहले बयान दिया था हरीश रावत जी ने भी, कहा था कि इंजन है मंत्री प्रसाद नेताजी जी, हम सब डिब्बे हैं। साथ ले जाने की कोशिश हरीश रावत जी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कैबिनेट के मंत्री टारगेट कर रहे हैं। देखिए, टारगेट बहुत से इश्यूज़ हैं, हो सकता भी, क्योंकि कैबिनेट एक परिवार है, उस परिवार में खटपट होती है, चाहे वो व्यक्ति का सामान्य जीवन में भी होती है। तो उस तरह हो सकता है कैबिनेट हमारा एक परिवार है, उस पर भी बहुत से विषय ऐसे हैं जिस पे हमारी खटपट हो सकती है। और आगे भी ये खटपट की गुंजाइश हमेशा रहेगी जब तक पूरा 3 साल का संभावना बनती है। जिस तरह की बातें कयास लगाए जा रहे हैं, नेताजी जी को हटाने की कोशिश की जाती है, तो क्या साथ ही पीडीएफ के लोग उनका साथ देंगे? नहीं, काल्पनिक प्रश्न का उत्तर मैं नहीं समझता हूँ कि देना चाहिए। जब देश काल परिस्थिति होती है उसी तरह उसका निर्णय लिए जाते हैं। तो अभी क्योंकि ये प्रश्न भविष्य के उसमें है, तो मैं समझता हूँ इस प्रश्न का उत्तर ज़्यादा अच्छा इस समय नहीं, बल्कि जब समय आएगा तो उस समय उसका ज़्यादा अच्छा उत्तर दिया जाएगा। क्योंकि 2 पहलू देखने को मिले पिछले दिनों में। हारने के बाद जब कैबिनेट हुई तो उसमें एक पहलू तो ये था कि मंत्री प्रसाद नेताजी जी नंगे पैर वापस आए। डोली यात्रा चल रही थी, डोली यात्रा से सीधे सचिवालय पहुंचे, नंगे पैर थे। और एक पहलू ये देखने को मिला कि कैबिनेट में शामिल भी नहीं हुए। नहीं, वो आए थे जरूर नंगे पाँव, क्योंकि वो व्रत पे हैं। वो डोली पे इस समय पूरे उत्तराखंड के कल्याण के लिए वो भगवान जगत सिला डोली लिए हुए है, चल रही है। और वो नंगे पाँव पूरी डोली के साथ चल रहे हैं, माता के साथ चल रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड के, पूरे देश के कल्याण के लिए वो कामना किए हुए और उनके लिए और नंगे पाँव चल रहे। तो इसलिए वो विधानसभा, वो कैबिनेट की कार्रवाई के लिए आए थे। मैं भी था बैठा, वो कैबिनेट की कार्रवाई में सम्मिलित होने आए थे। चलो, वो एक पहलू है, बिल्कुल वो एक पहलू हो सकता है कि आगे भविष्य में क्या कुछ हो, सब भविष्य का अर्थ होता है। सवाल है कि पर्यटन मंत्री आपको बनाए गए हैं, पर्यटन विभाग बड़ा अहम विभाग है। और आप जिस क्षेत्र से, आप विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, टेरी विधानसभा क्षेत्र, जहाँ टेरी झील भी है, पर्यटन की दृष्टि से हम देखते हैं उत्तराखंड को और आपके उस क्षेत्र को, टेरी को, तो क्या आपको संभावना दिखाई देती है? देखिए, हमने जितने पुराने पर्यटक स्थल है, नए कोई चिन्हित हम नहीं कर पाए। और इस समय मैं समझता हूँ कि जो हम पे एक जो टिहरी बांध के कारण जो इतनी बड़ी झील बनी, वो एक नया स्थल एक डेवलप हो सकता है। और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के लिए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा पर्यटक स्थल के रूप में हम उसको विकसित कर सकते हैं। और आने वाले समय में हम इसको प्लान करेंगे कि कितनी स्पोर्ट्स की उस पर एक्टिविटी हो सकती है, हम क्या क्या उस पर डाल सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खेल प्रतियोगिताएँ हैं, वाटर जो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटियाँ हैं, वो सब हम उन पर लाने का प्रयास करेंगे। और ताकि एक नाम मिल सके उस झील को, और इस प्रदेश को भी एक काम मिल सके, पूरे प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी के साथ हम इस झील को जोड़ना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के लिए एक झील नवरत्न के समान होगी, क्योंकि टिहरी डैम को एक नवरत्न का एक दर्जा हासिल है। तो झील को भी हम एक नवरत्न के रूप में हम इसका विकसित करेंगे। धने जी, अगर हम टिहरी झील के अलावा और भी कई सारे पर्यटक स्थल हैं, और एक चीज़ आप भी देखते होंगे, राजनीतिक जीवन आपका भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा आपके पास अनुभव है, और सरकारें बदलती आपने देखी हैं भाजपा कांग्रेस की उत्तराखंड के अंदर। पिछले 14 सालों में इस विभाग में पर्यटन के अंदर कोई ज़्यादा बड़ी तरक्की देखने को नहीं मिली। और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ये आपको पैसा कमाने वाला हो सकता है उत्तराखंड के लिहाज से, जैसा उत्तराखंड प्रदेश है। नहीं, देखिए, आखिर इस विभाग के अंदर तरक्की नहीं? ये सही कह रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिला। लेकिन देखिए, मैं प्रयास
मेरा अपना एक सपना भी है कि किस तरह मैं पहली बार विधायक बना और पहली बार ही मंत्री बनाऊँ। तो मेरा प्रयास है कि इसको किस ऊंचाई तक ले जाने का मैं इसको प्रयास करूँगा कि, और मेरे पास सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि मैं आप सबको भी, मैं सबके सुझाव भी लेना चाह रहा हूँ और ले भी रहा हूँ कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिन पे हम कुछ काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी संभावना, जैसे मैंने कहा कि झील पे है कि 45 किलोमीटर की झील है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो हम मिल बैठकर एक टीम के रूप में, मेरा विभाग और मेरे जो सचिव हैं, इन हम सब लोग मिलकर इसमें एक प्लान कर रहे हैं कि क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, और आगे आपको बताएंगे कि इस झील के एक दिन इतना महत्व बन जाएगा कि देश और जो विदेश में हैं वो खींचे चले आएंगे। झील के अलावा और कौन कौन से बड़े पर्यटक स्थल आपको दिखाई देते हैं? देखिए, जैसे अभी बहुत से हम इनको डेवलप नहीं कर पाए हैं। जैसे रास्ते में 4 धाम के अलावा बीच में 5वां धाम सेम नागराजा है हमारे पास, एक पंवाली घाट हमारे पास है, ये सुरकंड हमारे पास, ऐसे और भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम लोगों का भी हम उसको डेवलप नहीं कर पाए, और केवल इन 4 धामों पर हमारा ध्यान केंद्रित है। लेकिन 4 धामों के साथ साथ हम नए पर्यटन सर्किट को हम डेवलप करेंगे, जिससे कि पर्यटक आएँ। और कभी कभी ऐसी आपात परिस्थिति, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र है, कभी कभी भूस्खलन भी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में होता, तो उसका एक विकल्प भी रहे कि किसी अगर क्षेत्र विशेष में भूस्खलन हो रहा है तो हम नए क्षेत्रों को भी हम डेवलप करें कि पर्यटक का आना लगातार जारी रहे। इस तरह के हम कोई क्षेत्र में हम विकास के हम प्लान बनाएंगे। मंत्री जी, एक चीज़ और आपने लगातार देखी होगी, आपके जो पर्यटक स्थल हैं, इसमें इस पर्यटक स्थल के लिए आपको, या फिर इस पर्यटन विभाग के लिए आपको और सारे विभागों को साथ लेकर, जैसे हम पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट ही ठीक नहीं होगा तो फिर हम उसके अंदर क्या कर लेंगे? सड़क व्यवस्था ठीक नहीं होगी, आगे ठहरने के लिए और आगे उपयुक्त स्थान नहीं होंगे, तो जो अन्य विभागों के साथ आपके तालमेल की कमी देखने को मिलती है। पिछले 14 सालों में आपने भी इस स्थिति के ऊपर गौर किया होगा। नहीं, ये सही बात है कि हर विभागों को एक प्रायोरिटी है, और पर्यटन विभाग एक अपना में एक ऐसा विभाग है जो हर विभाग को छू रहा है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की और इसको एक उन्होंने एक निर्देश दिए सबको कि एक सिंगल विंडो सिस्टम जो पर्यटन से संबंधित है, इनको एक सिंगल विंडो में लाया जाएगा, ताकि कहीं पर अगर कोई दिक्कत है तो एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। पर्यटन स्थलों में पर्यटक जो हमारे हैं, पर्यटकों की जो सूची में जो सड़कें जाएगी कि यहाँ ज़्यादा पर्यटक आते हैं, उन सड़कों का हम काम करेंगे, वहीं पेयजल का हम प्राथमिकता देंगे। इस तरह एक सिंगल विंडो सिस्टम माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। और हमारा सौभाग्य भी, हमारे पास नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी 4 स्थान हमारे पास ऐसे कि जो साल में पूरे साल भर पर्यटकों के लिए स्वागत के लिए तैयार हैं और पर्यटक आ भी रहे हैं। तो हमको ऐसी कोई बड़ी बात नहीं की, लेकिन ज़रूरत हमको कि वो संसाधन जो आपने कहा कि सड़कें ठीक होनी चाहिए हमारी, और लॉ एंड ऑर्डर हमारा ठीक होना चाहिए, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक होनी चाहिए। तो इन सबको एक सिंगल विंडो में लाकर माननीय मुख्यमंत्री ने एक निर्देश दिए हम सबको कि इसको एक सिंगल विंडो में इसको लाया जाए। क्योंकि आप एक चीज़ मैं आपके संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ, पिछले दिनों जब बर्फ़ पड़ी मसूरी के अंदर, तो उस बर्फ़ को देखने के लिए काफ़ी सारे पर्यटक आए और वो एक बड़ा अच्छा मैसेज था। आपदा के बाद मसूरी के अंदर सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिली थी, लेकिन 3 दिन तक पूरे शहर के अंदर बिजली पानी नहीं थी। तो ऐसे में कैसे पर्यटक यहाँ से वापस लौट कर? इसी दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आदेश दिया उन्होंने कि ये पर्यटक जो हम इसको सिंगल विंडो सिस्टम पर्यटन को लाएंगे, तो उसमें सब ये समस्याएं जो भी समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। इसमें इस तालमेल की कमी को दूर करने के लिए क्या प्रयास? सिंगल विंडो जब आ जाएंगे, जब सारे विभाग एक उस पर आ जाएंगे, अगर पर्यटक के दृष्टिकोण से, जैसे कोई शहर है उस पर अगर वहीं से अगर एक ही जगह से वो अब विभागीय आदेश के वो नहीं करेंगे, वो केवल पर्यटन के दृष्टिकोण से जहाँ सिंगल विंडो जो भी उसको कोऑर्डिनेट करेगा, जो विभाग जो लीड रहेगा, तो उसी के नेतृत्व में सब समस्याएं दूर होगी। किस तरह देखते हैं उत्तराखंड को पर्यटन के लिए? देखिए, अपार संभावना है। पर्यटन एक देवभूमि के रूप में भी पर्यटक इसको देखते हैं, और आप भी जानते हैं कि ये देवभूमि में जितने पर्यटक आते हैं उनको अतिथि देवो भव का स्थान यहाँ पर है। और जितना सुरक्षित उत्तराखंड में शायद किसी दूसरे राज्य में इतनी सुरक्षा पर्यटन महसूस नहीं करते हैं। तो ये हम लोगों को सौभाग्य भी है, और हमको इस पर और ज़्यादा और सुधार की, हमको अगर कहीं कमी है तो हमको इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार को स्थिरता दी अभी तक पीडीएफ ने, आगे क्या प्रयास रहेंगे? सरकार पीडीएफ ने पहले भी सरकार को स्थिरता दी थी और आगे भी स्थिर है सरकार। और आप जानते हैं कि गणित का सवाल है, आज 41 MLAs का समर्थन सरकार के साथ है, तो कहीं पर भी कोई विपरीत परिस्थितियों पर भी मैं समझता हूँ सरकार पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ये सब जानते हैं कि इस पर कहीं कोई दूर, लेकिन हल्ला जितना मचाया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये हल्ला के अलावा कुछ नहीं, शोरगुल के अलावा इस पर कोई दम नहीं। कांग्रेस को समर्थन दे रहे हो, भाजपा आपके भी विपक्ष के तौर पर है, क्या देखते हो? मोदी लहर चली है सब जगह, और एक जो मैसेज देने की कोशिश की गई है, आपने भी कहा था कि जातिगत दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बार वोटिंग हुई है, तो क्या देखते हो आने वाला वक्त जब 2.25 साल के बाद, 2.5 साल के बाद आप दोबारा चुनाव के लिए जाएंगे,
क्या माहौल देखे होगा नहीं, उसके मैंने बाद? कहा कि वो नरेंद्र मोदी की लहर थी और नरेंद्र मोदी को लोगों ने जितवा दिया। हम स्वयं भी कभी क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के पास गए, जनता के पास गए, तो उन्होंने कहा कि ये इस समय आपका नहीं, जब आपकी बारी आएगी तो हम आपको वोट करेंगे, लेकिन इस समय वोट सेंटर को करना है, नरेंद्र मोदी जी को करना है। तो लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दे दी, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी देश की सरकार संभाल रहे हैं। स्टेट की सरकार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, उसका जो हम लोग नेतृत्व करेंगे, जो भी प्रदेश की जो मुद्दे हैं, वो प्रदेश के मुद्दों पे आधारित पर, प्रदेश के विकास के आधारित पर लोग वोट करेंगे। तो उस समय नहीं समझता कि हरीश रावत जी को या जो इस समय जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको गुण दोष के आधार पर जनता चुनेगी। क्योंकि 32 दिन कार्यकाल हरीश रावत जी का रहा, 2.25 साल का कार्यकाल, 2 साल के आसपास का कार्यकाल विजय बहुगुणा जी का रहा, 2.25 साल का टोटल जो कार्यकाल हुआ, कांग्रेस सरकारों से पूरी तरह जनता ने नकार दिया था। नहीं, देखिए, आप, मैंने कहा कि जो हमारा शासक है, जो हमारा नेतृत्व है, इस समय रात अगर 3 बजे 4 बजे तक काम कर रहा है, 3 बजे सो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जो उनके कैबिनेट के लोग हैं, उनके जो विधायक हैं, उनका भी उन पे भी एक गति, उनको भी एक गति मिली है। वो भी अगर कोई 11 बजे तक इंतजार कर रहा है सीएम साहब से मिलने को, तो वो कहीं ना कहीं उसकी एक जागरूकता है, क्षेत्र के प्रति उसकी एक रुचि पैदा हुई है। लेकिन उससे पहले 2.25 साल तक मैं समझता हूँ 7 बजे के बाद कोई सचिवालय नहीं जाता था, और आज 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक सचिवालय खुले रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्र के लोगों को एक आस जगी है कि रात को भी अगर वो अपने क्षेत्र से अगर कोई शाम को भी चलेंगे, तो रात को 11 बजे सचिवालय में अपना काम करा के वो दूसरे दिन लौट सकते हैं। एक सवाल और लगातार उठाया जाता है, आप भी कैबिनेट मंत्री बने हो, ब्यूरोक्रेट्स को बेलगाम बताया जाता है। क्यों? एक जो सबसे बड़ा सवाल ये कहता है कि ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम, ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करके देता, मंत्री चक्कर कटाते रहते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता। कहीं आपको तो नहीं लगता कि जिस तरह आपकी छवि है, आपके कोई आने वाले वक्त में ऐसी कोई दिक्कत सामने है? नहीं, ये कभी कभी तो लगता था, जब हम लोग, मैं अब कैबिनेट में आया हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं अपने पे भी आदमी का निर्भर करता है कि आप किस टाइप से काम लेना चाहते हैं, आप किस टाइप का आपका नेचर है। तो मैं समझता हूँ जहाँ जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, वो व्यवहार दूसरे के साथ भी नहीं करना चाहिए। आपकी क्या व्यवस्था रहेंगी? मेरी व्यवस्था है, जियो और जीने दो, और सम्मान दो और सम्मान लो। तो कार्यकर्ता हो या कोई अधिकारी हो या कोई अपने अधीनस्थ कोई छोटा कर्मचारी हो या बड़ा, मान सम्मान सबको पहले है, और अब मान दोगे तो मान मिलेगा, सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। और अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा भी कोई ध्यान नहीं रखेगा। तो कार्य करने के लिए यही सब बातें चाहिए। धन्यवाद धनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री दिनेश धनेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और सवाल यही है कि पर्यटन के लिहाज से देखा जाए या फिर पीडीएफ के साथ को लेकर देखा जाए, और जो स्थायी सरकार का जब मुद्दा सामने आता है और सरकार को समर्थन देने की बात पीडीएफ के सामने आती है, तो लगातार जो आरोप लगते हैं और दबाव वाली, प्रेशर वाली राजनीति देखने को मिलती है। तो वही उसका जवाब, वही उसका जो एक सोल्यूशन बताया वो यही था कि स्थायी सरकार पहला मुद्दा है, विकास पहला मुद्दा है, लेकिन आने वाले वक्त में देखेंगे पर्यटन जैसा बड़ा विभाग और उत्तराखंड में अपार संभावना है, क्योंकि पिछले 14 सालों में जो स्थिति बनी रही, कहीं आने वाले समय में वो सब चीज़ें ना दोहराई जाए, तो उसके लिए क्या नया प्रयास देखने को मिलेंगे, वो सब भविष्य की करते में। नमस्कार।